आज की जो कहानी है एक नीलकंठ चिड़िया की है। एक गरीब भाई व एक अमीर बहन की कहानी है। ये कहानी बड़ी पावन और बड़ी पवित्र है, इसीलिए दोस्तों इस कहानी को गौर से सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक भाई और एक बहन का रिश्ता कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। और इस कहानी में आप ये भी जानेंगे कि किसी का गरीब होना कितना खतरनाक साबित होता है, किसी का गरीब होना कितना बड़ा गुनाह होता है, किसी का गरीब होना किसी श्राप से कम नहीं होता, और गरीबी का कारण क्या होता है, गरीबी क्यों आती है, क्या कारण है जो लोग गरीब रह जाते हैं। जाने अनजाने में ऐसा कौन सा कर्म हम कर देते हैं जिनके कारण हम गरीब रह जाते हैं और जीवन भर गरीब ही रहते हैं। और जब नसीब बदलता है तो नसीब बदलने का समय कब आता है, कैसे आता है, क्या हमें संकेत मिलते हैं कि हमारा नसीब बदलने वाला है। आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये सब कुछ आप आज इस वीडियो में जानेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों इससे पहले आप कहानी में खो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रेतीले मैदान में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। गर्मियों की रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि पिया जी आज नींद नहीं आ रही है, पता नहीं ऐसी क्या बात है, आपको ऐसी कहानी सुना दीजिए जिससे आज की रात कट जाए और मेरा मन हल्का हो जाए। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद वो नीलकंठ एक कहानी सुनाता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय तुम ध्यान से सुनो। एक गरीब भाई और एक अमीर बहन की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। नीलकंठ कहानी शुरू करता है और नीलकंठ की पत्नी बड़ी गौर से इस कहानी को सुनती है। एक नगर में एक किसान रहता था। उस किसान के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है और एक पुत्री जन्म लेती है। किसान अपने पुत्र का नाम रामू रखता है और पुत्री का नाम किशोरी रखता है। काफी समय बाद दोनों जवान हो जाते हैं। किसान अपनी पुत्री किशोरी की शादी एक बड़े घर में कर देता है। किशोरी बहुत सुंदर और सुशील थी, इसलिए किसान उसकी शादी बड़े घर में करता है, पैसे वाले घर में करता है, और अपने पुत्र की शादी किसी गरीब घर में करता है। वो किसान भी बहुत गरीब था, इसीलिए अपने पुत्र की शादी अपने बराबरी वालों में करता है और पुत्री की शादी एक बड़े घर में कर देता है। उसके कुछ दिनों बाद वो किसान खत्म हो जाता है और किसान की पुत्री किशोरी बाई अपने ससुराल चली जाती है। किसान का पुत्र रामू अपनी पत्नी के साथ अपनी जमीन में काम करता, खेती का कार्य करता और अपना जीवन व्यतीत करता। उधर उसकी बहन किशोरी एक अमीर घर में चली गई थी। उसका आए दिन पैसे वाले लोगों में उठना बैठना था, इसलिए वो अपने भाई से धीरे धीरे नफरत करने लगी। वो सोचने लगी कि मेरा भाई बहुत गरीब है और उसकी गरीबी के कारण वो यदि यहाँ पर आता है फटे पुराने कपड़े पहनकर तो मेरी इज्जत खराब होती है। इसीलिए वो नहीं तो अपने भाई से बात करती और नहीं कभी अपने भाई को अपनी ससुराल में बुलाती। उसका भाई रामू को भी ये अच्छी तरह मालूम था कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, मेरी गरीबी के कारण से मुझसे नफरत करती है। इसीलिए रामू भी कभी अपनी बहन की ससुराल नहीं जाता था। कुछ समय बाद में रामू की बहन की जेठानी की बच्ची की शादी होने वाली होती है, लेकिन रामू की बहन किशोरी अपने भाई रामू को न्योता नहीं देती है। जब रामू को इस बात का पता लगता है कि उसकी बहन के ससुराल में उसकी जेठानी की बच्ची की शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, तो रामू अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि बहन किशोरी के घर में उसकी जेठानी की बच्ची की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। तब रामू की पत्नी रामू से कहती है, न्योता आया है या नहीं? रामू कहता है, न्योता आया है और हमें जाना पड़ेगा।
रामू अपने बहन की ससुराल जाने की तैयारी करता है। रामू बहुत गरीब था और निर्धन था। वो किसी से पैसे उधार लेता है और पैसे उधार लेकर अपनी बहन किशोरी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदता है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। किशोरी की जेठानी की बच्ची जिसकी शादी थी उसके लिए भी अच्छे से कपड़े खरीदता है और अब बहन की ससुराल जाने की तैयारी करता है। रामू बहन की ससुराल चला जाता है। जब किशोरी की जेठानी अपनी देवरानी की भाई को आता हुआ देखती है तो दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के पास जाती है और देवरानी से कहती है कि किशोरी तुम्हारा भाई आया हुआ है और बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब किशोरी अपनी जेठानी से कहती है कि मेरा भाई कैसे कपड़े पहना है। तब किशोरी की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर आया है, मैले कुचेले कपड़े हैं। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनने के बाद रामू की बहन किशोरी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती है और रामू बाहर ही खड़ा रहता है। रामू को काफी घंटे हो जाते हैं लेकिन उसकी बहन घर से बाहर नहीं आती है। जब फिर से किशोरी की जेठानी को ये पता चलता है कि किशोरी का भाई अभी भी बाहर खड़ा है, वो फिर से अपनी देवरानी के पास जाती है और आवाज लगाती है, किशोरी दरवाजा खोल, तुम्हारा भाई अभी भी बाहर खड़ा है। बड़ी मुश्किल के बाद किशोरी अपना दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम मेरे भाई को पिछले दरवाजे से अंदर ले आओ। किशोरी की जेठानी किशोरी की भाई को पिछले दरवाजे से मकान के अंदर ले आती है। जब रामू बड़े दिनों के बाद अपनी बहन किशोरी को देखता है तो आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अपनी दुख भरी आवाज में कहने लगता है, अरे बहना, क्या तुम तुम्हारी भाई को भूल गई? लेकिन उसकी बहन किशोरी अपने भाई से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? मैंने तो तुम्हें न्योता भी नहीं भिजवाया, फिर भी तुम बेशरम यहाँ चले आए। और कहती है कि तुम्हारी तो कोई लाज शर्म है नहीं, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं। फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर पर चले आए, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता, कम से कम मेरी मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। रामू की बहन किशोरी रामू को बहुत खरी खोटी सुनाती है। रामू सर नीचे करके अपनी बहन की पूरी बात सुनता रहता है, अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालता। उसके बाद रामू की बहन किशोरी रामू को एक कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जा करके अपने भाई से कहती है कि तुम चुपचाप इस कमरे में बैठे रहो, अपने फटे पुराने और मैले कुचेले कपड़े लेकर बाहर मत निकलना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इसी कमरे में बैठे रहना। रामू कहता है, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, जैसा आप उचित समझे। यदि आप कह रही है कि इसी कमरे में बैठा रहूं, तो मैं इसी कमरे में बैठा रहूंगा। जब रामू की बहन किशोरी अपने भाई को कमरे में बैठा देती है और खुद बाहर निकल जाती है, तब बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब रामू उस कमरे में बैठा रहता है। 3 दिन निकल जाते हैं लेकिन किशोरी अपने भाई को कमरे से बाहर नहीं निकालती। उधर रामू भूखा प्यासा उस कमरे में बैठा बैठा इंतजार करता है। उस कमरे में बैठे बैठे रामू की हालत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है क्योंकि 3 दिन से एक ही कमरे में बंद था, ना ही तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, यहाँ तक उसको पानी तक नसीब नहीं हुआ। वो उसी कमरे में बंद रहता है। अतः 3 दिन गुजरने के बाद रामू धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है और दरवाजे के पास जाकर के अंदर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जब रामू दरवाजा खटखटाता है तो बाहर से किशोरी की जेठानी उस आवाज को सुनती है और वो देखने लगती है कि इस कमरे में ऐसा कौन बंद है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तब किशोरी की जेठानी आकर के उस कमरे को दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि उसकी देवरानी किशोरी का भाई अंदर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। किशोरी की जेठानी किशोरी की भाई को उस कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें इस कमरे में बंद किसने किया। अब वो मजबूर भाई, लाचार भाई, वो क्या कहता कि मेरी बहन ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया है। अब वो लाचार
और मजबूर भाई कहता है कि पता नहीं मैं इस कमरे में बैठा था कि अकस्मात किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद मैं इसी कमरे में बंद हो गया। इतनी बात कहने के बाद वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर रामू सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब रामू रास्ते में रोता हुआ आता है। भूखा प्यासा अपनी बहन के घर का पानी तक नहीं पिया, अतः वो काफी दूर आने के बाद उसे चक्कर आने लगे। तेज गर्मी पड़ रही थी। भूखा प्यासा अलट्ठा पानी तक रामू ने नहीं पिया। तब रामू को जोरदार चक्कर आने लगे। चक्कर खाकर के रामू गिरने लगा तो एक बूढ़ी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो बूढ़ी माँ रामू को पकड़ लेती है। फिर रामू का सर अपनी गोद में रख करके वो रामू को आराम करवाती है। तब रामू कुछ देर उस माँ की गोद में सर रख करके आराम करता है। जब कुछ घंटों बाद रामू को फिर से होश आता है तो देखता है कि बूढ़ी माँ की गोद में रामू का सर है। रामू उठ खड़ा होता है और माँ को प्रणाम करता है। कहता है कि माँ तुम कौन हो? नीलकंठ इस बात को कह रहा है और नीलकंठ की पत्नी इस बात को बड़ी गौर से सुन रही है। नीलकंठ आगे कहता है कि ये जो बूढ़ी माँ है ये एक देवी माँ है। रामू की जो पत्नी थी वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो रोज देवी माँ की बहुत तगड़ी भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रामू चक्कर खा के गिरने लगा तो देवी माँ प्रकट होकर वो रामू को अपनी गोद में सर लेकर के सुला लेती है। जब रामू को होश आता है तो रामू देवी माँ को प्रणाम करता है। उसके बाद रामू देवी माँ को प्रणाम करके वापस जाने लगता है। तभी वो देवी माँ बूढ़ी माँ कहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? तब रामू कहता है कि माँ मैं अपनी बहन की ससुराल से आ रहा हूँ और मेरे घर को जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ रामू से कहती है कि पुत्र तुम शादी से आ रहे हो, क्या अपनी बहन के वहाँ से कुछ लेके नहीं आए? रामू कहता है कि माँ अब आपसे क्या छिपाना, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। तब रामू उस बूढ़ी माँ को वो पूरी घटना बताता है। वो बूढ़ी माँ उस पूरी घटना को सुनती है। पूरी घटना रामू बताता है। उसके बाद वो बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्र तुम चिंता ना करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में चलो। रामू उस बूढ़ी माँ के साथ उस बगीचे में जाता है। वो बूढ़ी माँ रामू से कहती है कि मेरे इस बगीचे में काफी मोटी मोटी तरबूज और ककड़ी है। इन तरबूज और ककड़ी को आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके किसी थैले में डाल लो, और जब तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी घरवाली ये पूछे कि तुम अपने बहन के वहाँ से क्या लेकर आए तो तुम ये तरबूज और ककड़ी उनको दे देना और कह देना कि बहन ने ये भिजवाए हैं, तो तुम्हारी लाज रहेगी, तुम्हारा मान सम्मान बचा रहेगा। उस बूढ़ी माँ की इतनी बात सुनने के बाद रामू उस बूढ़ी माँ के बगीचे में से कुछ ककड़िया और कुछ तरबूज तोड़ लेता है और तोड़ करके और कट्टे में भर के वहाँ से रवाना हो जाता है और सीधा वो अपने घर को आता है। जैसे ही रामू घर को आता है तो रामू के छोटे छोटे बच्चे और रामू की घरवाली रामू के पास आ जाते हैं। रामू के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि पापा आ गए, बुआ जी के वहाँ से क्या लेके आए हैं? शादी में गए थे, मिठाई लेकर आए होंगे। तब रामू अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली को थमा देता है और घर से बाहर चला जाता है। पीछे से रामू की घरवाली जब उस थैले को खोलकर देखती है, उसमें देखती है कि सोने का तरबूज है और सोने की ककड़ी है। वो देखकर बड़ा चकित होती है और रामू की घरवाली सोचने लगती है कि हमारी गरीबी पर हमारी ननद को बड़ी दया आ गई, इसलिए उन्होंने इतना सारा धन भेजा है। जब दूसरे तरबूज को खोलती है तो उसके अंदर देखती है कि बीजों की जगह उसके अंदर हीरे मोती पड़े हुए हैं। अब रामू की घरवाली अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और ये क्या लेके आए हो? रामू सोचने लगता है कि मेरी घरवाली को तरबूज और ककड़ी मिल गई है, मैं लड्डू लेके नहीं आया, शादी में गया था इसीलिए लड्डू लाना चाहिए था। अब मेरी घरवाली को लड्डुओं की जरूरत है
ककड़ी और तरबूज को देखकर इस तरह की बातें कर रही है। रामू अपनी घरवाली से कहता है कि बहन ने जो भी भेजा है वो मैंने खोलकर भी नहीं देखा। रामू की पत्नी अपने पति को पकड़कर घर के अंदर लेके आती है और अपने पति से कहती कि जी देखिए, हमारी ननद ने हमारा भाग्य बदल दिया। इसमें इतना सारा धन है, हीरे मोती जवाहरात है। अब रामू समझ जाता है कि वो जो बूढ़ी माँ थी वो कोई देवी माँ थी, वो कोई साधारण माँ नहीं थी। लेकिन रामू अपनी पत्नी से इस बात को नहीं कहता है। रामू की घरवाली को सदा से ही लग रहा था कि सारा धन मेरी ननद ने ही भेजा है। हमारी गरीबी पे तरस खाकर हमारी ननद ने भेजा है। अब देवी माँ की कृपा से रामू एक अच्छा सा महल का निर्माण करता है, बड़ी शान शौकत से रहने लगता है, राजा महाराजाओं की तरह रहने लगता है। जब रामू का महल तैयार हो गया तब राजा महाराजाओं की जैसी शान शौकत हो गई। तब रामू की घरवाली रामू से कहती है कि देखो जी, अब अपनी ननद को अपनी घर में लेके आओ, अपने पिहर में घूम जाएगी। उसको काफी वर्ष हो चुके हैं, इसलिए उसको एक बार जरूर लेकर आओ। ननद के वजह से ही आज हमारे इतने बड़े मकान, इतने बड़े शान शौकत है। तब रामू अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद रामू अपनी बहन को लेने के लिए जाता है और जाके अपने बहन के उसी दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है जहाँ कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। शादी के समय जब रामू की बहन किशोरी की जेठानी को ये पता चलता है कि किशोरी का भाई आया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं का कोई राजा महाराजा हो, तो वो अपनी देवरानी किशोरी से जाकर कहती है कि किशोरी तुम्हारा भाई आया हुआ है। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनने के बाद किशोरी कहती है कि भिखारी मेरा भाई नहीं है, क्योंकि किशोरी हर बार उसको भिखारी समझ रही थी। लेकिन किशोरी की जेठानी कहती है कि भिखारी नहीं है, कोई राजा महाराजा है। पीछे 4 सिपाही खड़े हैं, रथ गाड़ी खड़ी है, जाके देख बाहर। जब रामू की बहन किशोरी अपने झरोके से अपनी भाई को देखती है और सोचने लगती है कि इसका भाग्य कैसे बदल गया, तब अपने कमरे से निकलकर अपने भाई के पास जाती है और भाई से कहती है कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा दुख दिया आपको। फिर भी रामू अपनी बहन किशोरी से कुछ भी नहीं कहता है। कहता है कि बहन कोई बात नहीं, उस वक्त हमारे दिन ऐसे ही थे। लेकिन रामू कहता है लेकिन अब आपको हमारे घर चलना होगा, अपने पीहर में चलना है। रामू की बहन रामू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है। पीहर आकर के अपने भाई के शान शौकत को देखकर दंग रह जाती है। आलीशान महल के अंदर नौकर चाकर लगे हुए हैं। अपने भाई की शान शौकत को देखकर वो दंग रह जाती है। उधर रामू की घरवाली अपनी ननद की बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि आज जो हमारी शान शौकत है ये हमारी ननद की वजह से है। यदि हमारी ननद हमें इतना सारा धन नहीं देती तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। उसको ये लग रहा था, क्योंकि रामू ने अपनी पत्नी को सच्चाई बताई नहीं थी, इसलिए रामू की घरवाली अपनी ननद को इतनी सेवा करती, उसको पलकों में बिठाए रखती। कुछ दिन निकलने के बाद जब रामू की बहन किशोरी के जाने का समय हुआ, तब रामू अपनी बहन के लिए एक मोची के पास जाता है और मोची से रामू अपनी बहन के लिए एक बोलने वाली जूती बनवाता है। रामू मोची से जाकर कहता है कि मोची ऐसी जूतियाँ बनाओ जब मेरी बहन पहन कर चले तो ये बोले और वो ये कहे। अब रामू मोची को ऐसी 8 बातें बताता है कि ये जूतियाँ जो आप बनाओगे ये 8 बातें बोलनी चाहिए। ये बड़ी अनमोल बातें हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात ज्ञान की है कही, मान तू मत भूल, अज्ञानता और निर्धनता का मूल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस्य कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे, कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और अभिशाप, हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब आप।
5वीं बात, दो समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना से जुटो करो गरीबी दूर। 6ठी बात, कर्म ही नहीं करता कोसे सदा नसीब, भाग्य के भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। 7वीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी सदा बार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। 8वीं और सबसे आखिरी और सबसे खास बात, पैसों की बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। कि पैसों की बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। रामू मोची से कहता है कि मोची भाई, ये 8 बातें बोलने वाली ऐसी जूतियाँ बनाओ जिन्हें मेरी बहन पहनेगी, कि जब मेरी बहन इन जूतियों को पहनेगी और ये जूतियाँ ये 8 बातें ऐसे बोलेंगी जिनको मेरी बहन सुनेगी, और जब इन 8 बातों को वो सुनेगी तो अपनी गलती का पश्चाताप करेगी। रामू अपनी बहन के लिए हीरे मोती जड़ी सोने चांदी की जूतियाँ बनवाता है और ला करके अपनी बहन को देता है और कहता है कि लो बहन, ये जूतियाँ लो और अब आप आराम से जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। रामू अपनी बहन को हंसी खुशी अपने घर से विदा करता है। अब रामू की बहन सोने चांदी हीरे मोती जड़ी जूतियों को बैग में रख करके अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर अपनी जेठानी, अपनी देवरानी, अपनी सास ससुर को वो जूतियाँ दिखाती है और कहती कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी हीरे मोती जड़ी हुई जूतियाँ दी है। तब किशोरी का ससुर कहता है कि तेरे भाई ने ये जूतियाँ दी है तो इनको पहन के तो दिखा। जब रामू की बहन किशोरी अपनी भाई की दी हुई जूतियों को पहनती है तो वो जूतियाँ बोलने लगती है और वो जूतियाँ कहने लगती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इस तरह की ये पूरी 8 बातें बोलती है। जब जूतियाँ ये पूरी 8 बातें बोलती है, जब भी रामू की बहन एक कदम धरती और जूतियाँ बोलने लगती, जब भी एक कदम आगे रखती और फिर से जूतियाँ बोलने लगती, इसी तरीके से पूरी 8 बातें जूतियाँ बोलती है। किशोरी की पूरे ससुराल वाले जब जूतियाँ बोलती तो जूतियों की बात को सुनते। अब उनका सर नीचे को झुक गया, उनका पैसों का घमंड टूट गया। जो किशोरी अपनी भाई को तक नहीं बुलाती थी, अपने भाई के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, वो अपनी शर्म से डूब मर गई। उसके बाद धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो लोग इतने गरीब हो गए कि उनको खाने तक के दाने नहीं रहे। एक समय ऐसा आ गया था कि उसी बहन को अपने भाई के द्वार पर आकर के भीख मांगनी पड़ी और अपने भाई से कहना पड़ा कि भाई, अब हमारी सहायता कर दीजिए। उस मैया के आशीर्वाद से, देवी माँ के आशीर्वाद से वो रामू अपनी बहन की सहायता करता है और अपनी बहन को अपनी ही महल में रखने की कोशिश करता है और अपनी महल में जगह देता है। वो कहता है कि बहन, तेरे लिए मेरे दरवाजे सदा के लिए खुले हैं, तेरे लिए मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते। अपनी बहन को सीने से लगाता है और अपनी बहन का फिर से घर बार बसाता है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।